वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो को अंत तक इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि इसमें जो प्रश्न मैं बताऊंगा वो पिछली बार या उससे पहले परीक्षा में जरूर आए हैं। यानी ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप बीए के फोर्थ सेमेस्टर में हैं, बीएससी के या बीकॉम के, तीनों के फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं, यानी कि बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये शारीरिक शिक्षा और योग से बनने वाले टॉप 39 क्वेश्चंस हैं, 39 प्रश्न हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी शारीरिक शिक्षा और योग, ये आपके पाठ्यक्रम में को करिकुलर के रूप में यानी अनिवार्य सहगामिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल होता है। को करिकुलर का पेपर आपको देना ही होता है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है इन 39 प्रश्नों में से लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके फंस ही जाएँ आपकी बार 2024 में। चूँकि ये 2023 में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उनको मैंने देखा, विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को मिलाया, तो उसमें ऐसे प्रश्न हैं कि जो ये कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी जो है यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए लगभग प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न से आपका बहुत तैयार होगा। अगर आप चौथे सेमेस्टर में हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा-सा समय ज़रूर लग जाएगा, हो सकता है कि 10-15 मिनट का समय लग जाए, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस एक प्रकार से आपके अंदर भर जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है वर्तमान युग में? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा खेल भावना का विकास होता है, पहला बिल्कुल ठीक है। यह बौद्धिक विकास में सहायता भी देता है, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल देता है। भावात्मक यानी कि इमोशनल एंड चारित्रिक यानी कैरेक्टर का और इमोशन का, दोनों का डेवलपमेंट करने के लिए सहायता यानी हेल्प करता है कौन? फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। यानी ये तीनों विशेषता या तीनों जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, खास करके शारीरिक शिक्षा के लिए या वर्तमान में। इसीलिए शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीन चीज़ें जो है इसके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होती हैं, और भी तमाम प्रकार के ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक प्रकार से शारीरिक शिक्षा को लेकर के वर्तमान में करना चाहिए, शारीरिक शिक्षा को वर्तमान में फेमस करती हैं। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में लगातार आया हुआ है। सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों, प्रशिक्षण को बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है? शिक्षा को मतलब एजुकेशन, तो सभी एजुकेशन और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्री हनुमान व्यास प्रसारण मंडल, ये इसकी स्थापना किस राज्य में की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक स्थान है, उसका नाम है अमरावती। तो अमरावती में एक प्रकार से ये पहले बना था, ठीक है? हनुमान व्यास प्रसारण मंडल जो बना, ये तो वैसे बना था 1914 में, ठीक है? इसकी स्थापना 1914 में हुई। 1914 से पहले इसको हनुमान अखाड़ा के नाम से जाना जाता था। किसको? श्री हनुमान व्यास प्रसारण मंडल को पहले हनुमान अखाड़ा के नाम से जानते थे, अमरावती में ही था। 1914 में वैद्य बंधुओं अनंत कृष्ण और एक व्यक्ति का नाम था अंबादास कृष्ण, इन तीनों ने मिलकर के, इन सभी लोगों ने मिलकर के क्या किया? हनुमान अखाड़े का नाम बदल करके श्री हनुमान व्यास प्रसारण मंडल रखा, मतलब व्यायाम प्रसारण मंडल रखा। 1914 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो श्री हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल, इसकी स्थापना 1914 में हुई। पूछे कहाँ पर हुई? अमरावती में। अमरावती मतलब कि महाराष्ट्र में, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। पहले क्या किस नाम से जानते थे? हनुमान अखाड़े के नाम से। अगला प्रश्न, इनमें शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? देखिए, मिरर विधि, मिरर माने होता है आत्मदर्पण दर्शन विधि, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। प्रदर्शन अनुकरण विधि, यानी कि अगर आप कोई प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई प्रदर्शन कर रहा है, उसको देख करके आप सीख लें, वो होता है प्रदर्शन अनुकरण विधि। मिरर विधि मतलब होता है कि आप दर्पण यानी अपने अंदर झांक करके खुद ही एक प्रकार से आप जान जाएं, ठीक है? अपनी शिक्षा या एक देख करके चीज़ों को समझ जाएं। प्रोजेक्ट विधि, एक प्रकार से आप जब प्रोजेक्ट बना करके किसी चीज़ को करते हैं, तो शारीरिक शिक्षा की ये तीनों विधियां होती हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? देखिए, इसमें से पद्म श्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न, तो ये खेल पुरस्कार से रिलेटेड नहीं है। अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये जो है सबसे बड़ा, अगर पुरस्कार की बात की जाए, अगर पूछेगा कि भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा, सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा अगर ऑप्शन में अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोनों दिया होगा, तो हमेशा क्या लगाएंगे? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है?
और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो गुरुओं को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है, ठीक है। तो कोच का सर्वोत्तम पुरस्कार क्या है? वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों का सर्वोच्च पुरस्कार है। लेकिन अगर पूछे भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, देखिए अर्जुन पुरस्कार सेकंड नंबर पर अप हो गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 1991 से 92 के बीच में पहली बार दिया गया था। मेजर ध्यानचंद आप सभी को पता होगा, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, तो उन्हीं के नाम पर एक प्रकार से इस खेल को दिया, मतलब खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जो कि सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो जब खेल रत्न पुरस्कारों की बात हो और मेजर ध्यानचंद और अर्जुन पुरस्कार दोनों आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तो वहां पर आप मेजर ध्यानचंद लगाइएगा। लेकिन अगर मेजर ध्यानचंद ऑप्शन में नहीं है और अर्जुन पुरस्कार है, तो अर्जुन पुरस्कार हमेशा सही होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता था? बताएं, इलियड, पेलेस्ट्रा, डाइक या फिर कुवर्तिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेलेस्ट्रा या फेलेस्ट्रा, ठीक है। ये जो एथेंस में जिम्नास्टिक स्कूल हैं उनको फेलेस्ट्रा के नाम से पहले जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है? देखें, किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई? पहली बात तो मानवता, दूसरी समानता और तीसरा नियति, इन तीनों को मान्यता दी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन से YMCA का गठन कब हुआ था? तो YMCA का गठन की अगर बात की है, वैसे इसकी स्थापना जो हुई थी यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में, उसकी स्थापना 6 जून को हुई थी, 6 जून 1844 को, ठीक है, 6 जून 1844 को हुई थी। इसके बाद में, अच्छा, YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना इस डेट को हुई थी 1844 में। लेकिन इसकी स्थापना भारत में भी होती है, किस डेट को? 21 फरवरी को होती है, 21 फरवरी 1891 में होती है। और इसको जो व्यवस्थित तरीके से इसका गठन होता है YMCA का, वो 1941 में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जब 1900 की बात करेगा तो 1941 लगाएंगे, अगर 1800 की बात करेगा तो आप देखेंगे 1891 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 1991 यानी कि 1941 वाला पूछा जा रहा था, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का परंपरागत व्यायाम है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत के परंपरागत व्यायाम में देखिए, दंड बैठक बिल्कुल भारत का परंपरागत व्यायाम है, मलखंभ ये भी है, सपाट मारना, ये सब भारत के परंपरागत व्यायाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में या क्षेत्र से संबंधित जल क्रिया है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड जल क्रिया है जो फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है, तैराकी, वाटर पोलो या फिर गोताखोरी। तो ये एक प्रकार से जल से संबंधित तीनों क्रियाएं हैं और तीनों फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियों एवं मनोरंजन पर आधारित है, झूमर, गरबा या भांगड़ा या फिर इनमें से सभी? तो भाई ये सब तीनों लोक नृत्य हैं, झूमर, गरबा, भांगड़ा, और ये तीनों आपको बता दूं ये मनोरंजन और एक प्रकार से शारीरिक गतिविधियों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने दिमाग में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चले, आउटडोर खेल है, बताएं। आउटडोर का मतलब, एक खेल होता है आउटडोर, एक होता है इनडोर। आउटडोर का मतलब होता है जो घर के बाहर खेला जाए, और इनडोर का मतलब जो घर के अंदर खेला जाए। तो हॉकी आप घर के अंदर नहीं खेलते हो, फुटबॉल भी आप घर के अंदर नहीं खेलते हो, ना खो खो आप अंदर खेलते हो घर के। ये सब घर के बाहर खेले जाने वाले खेल हैं, दरवाजे के बाहर, यानी कि ये आउटडोर खेल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इनडोर खेल में जैसे आप ताश खेलें, आप लूडो खेलें घर में बैठ करके, आप एक प्रकार से चेस खेलें, ठीक है, कैरम बोर्ड मतलब कैरम गेम खेलें, तो ये सब आपका क्या होता है? मतलब इनडोर गेम होता है। हॉकी, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब आपका जो है कैसा होता है? आउटडोर गेम होता है। आगे देखेंगे, शारीरिक शिक्षा है क्या है? शारीरिक प्रशिक्षण बिल्कुल, शारीरिक विकास, शारीरिक निष्पादन बिल्कुल, ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, सभी में को करिकुलर कोर्स के रूप में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ही पढ़ना होता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है, यह कथन किसका है? यह कथन जीन जैक्स रूसो ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इस कथन को कहा था किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है। ये बात किसने कही थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने कही थी।
अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि ये भावी जीवन के लिए तैयार करती है। बिल्कुल तैयार करती है। सर्वांगीण विकास भी करती है लोगों का। सर्वांगीण विकास में आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, तमाम प्रकार के विकास शामिल है। तो शारीरिक शिक्षा जो होती है सभी का विकास करती है, सर्वांगीण विकास करती है और चौतरफा विकास करती है। यह बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास करती है। बिल्कुल ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना क्यों बनाई गई? ये योजना क्यों बनाई गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना क्यों बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी भैया, क्यों बनाई गई फटाफट से आप बताएंगे। तो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि स्वदेशी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित किया जाए और स्वदेशी क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और बिहार योजना एक प्रकार से बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? जनरल भोसले, ताराचंद कमेटी या जनरल डायर या फिर लॉर्ड मैकाले? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना की अगर बात करें तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो शुरू की गई थी ये 1954 में शुरू की गई थी। ध्यान रखिए, कब शुरू की गई थी? 1954 में शुरू की गई थी राष्ट्रीय अनुशासन योजना। किसके द्वारा? जनरल भोसले के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति के लिए एमपी में यानी मध्य प्रदेश में एक निदेशालय खोला गया। वो कब खोला गया था? 1963 में, 1963 में खोला गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1959 में यानी 1959 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम, ठीक है, नेशनल फिटनेस कार्यक्रम जो है ये इसकी स्थापना 1959 में हुई। इसको प्रायोजित किया था, किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? इसको प्रायोजित किया गया था भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न, नेशनल फिटनेस कोर, नेशनल फिटनेस कोर बताएं, इसके नाम से एक नया उद्यम कब बनाया गया था? नेशनल फिटनेस कोर के नाम से एक नया उद्यम बनाया गया था 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सन 1970-71 ईस्वी में किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई? तो 1970 और 71 में ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी। किन बातों को ध्यान में रख करके या किन उद्देश्यों को? तो ग्रामीण युवाओं को खेलों में सम्मिलित करने के लिए और सहजात प्रतिभाओं को पहचानने के लिए ये एक प्रकार से 1970 और 71 में जो है इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, खेलों के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? फटाफट से आप बताएंगे। खेलों के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण को साई बोलते हैं, SAI, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है भाई? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है भारतीय खेल प्राधिकरण का। और इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। ध्यान रखिएगा कब की गई थी? 1982 में एक समिति गठित की गई थी खेलों के विकास के लिए। भारतीय खेल प्राधिकरण की एक समिति बनाई गई थी 1982 में। और फुल एंड फाइनली अगर बात करें, इसकी स्थापना जो करी गई है वो 25 जनवरी की डेट को करी गई थी 1984 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 1982 ऑप्शन में है और 84 नहीं है तो आप 1982 लगाएंगे। लेकिन अगर 84 मिल जाएगा, स्थापना की बात करेगा तो 1984 25 जनवरी की डेट आपकी लग जाएगी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? बताएं। सर्वांग योग दर्शन जो दिया है, सर्वांग योग दर्शन की अगर बात करें तो इसको दिया है किसने? अरबिंदो ने दिया है। ये बात आप किसने दिया है भैया? अरबिंदो ने दिया है इसको। ध्यान रखिएगा इस बात को, बढ़िया प्रश्न है ये। अरबिंदो की अगर बात की जाए तो अरविंद घोष या अरबिंदो, इनका मतलब अरबिंदो कहते हैं कुछ लोग अरविंद घोष कहते हैं, वो वही है, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पतंजलि का योग सूत्र है, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वेद के 6 तकनीकी विषयों को क्या कहते हैं? वेद के 6 तकनीकी विषयों को वेदांग कहते हैं, वेद के अंग, ठीक है। अब वेद के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है शिक्षा,
दूसरा है कल्प। कल्प क्या होता है, आप लोग बहुत दिनों से नहीं जान पा रहे होंगे कल्प क्या होता है। कल्प जब कोई अनुष्ठान आप करते हैं, कोई संस्कार करना होता है, तो एक प्रकार से वो कल्प बताता है कि कौन सा अनुष्ठान कब करना है और संस्कार कैसे कैसे होता है। ये सारी चीजें कल्प में लिखी होती हैं। तीसरा जो होता है आपका होता है व्याकरण। व्याकरण आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ने लिखने की शैली, समझने की, वर्णों को उच्चारित करने की शैली। छंद, छंद माने होता है जैसे किस छंद में चीजें हैं, यानी छंद मतलब काव्य छंद, ठीक है। और पांचवा आपका होता है ज्योतिष। ज्योतिष में आप जानते हैं खगोल शास्त्र और इन सभी का पूरा भविष्य वगैरह देखा जाता है। इसके अलावा निरुक्त। निरुक्त आप लोग नहीं जानते होंगे, तो निरुक्त का मतलब होता है भाषा विज्ञान से रिलेटेड जो नियम कायदे होते हैं वो निरुक्त में लिखे होते हैं। तो ये 6 जो अंग होते हैं वेदांग, यानी कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये 6 चीजों के माध्यम से या इन 6 चीजों की मदद से आप वेदों को पढ़ सकते हैं। यानी वेदों को पढ़ने में सहायता देने के लिए इन 6 अंगों का विकास किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने की अगर बात करें तो उज्जाई प्राणायाम जो है ये शुद्ध करता है सूक्ष्म शरीर को। इसके अलावा नाड़ी शोधन की अगर बात की तो ये भी शरीर को शुद्ध करता है, नाड़ियों को शुद्ध करने में उपयोगी होता है नाड़ी शोधन, ठीक है। और इसको प्राणायाम का राजा भी कहा जाता है नाड़ी शोधन को, ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन उज्जाई प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया जाता है। तो पतंजलि के योग सूत्र में पतंजलि ने परिभाषित किया कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग से जो है एक प्रकार से क्या होता है, चित्त वृत्ति जो होती है वो एक प्रकार से जो मानसिक विकार होते हैं वो नष्ट होते हैं, ठीक है। आपका चित्त जो होता है ठीक ठाक होता है, यानी आप अपने जो है एक प्रकार से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें 3 मुख्य गुण यानी कि सत्गुण, रजगुण और तमगुण। सतगुण ब्राह्मण लोग क्या करते थे, रजगुण राजा महाराजा लोग, क्षत्रिय लोग, तमगुण जो होते एक प्रकार से चंडाल लोग क्या करते थे। सत, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है। श्री अरविंद या अरविंदो घोष की बात करें तो इनका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है पुदुचेरी में, पौंडीचेरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसके अनुसार योगासनों में से शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं। किसने कहा कि योगासन करने से शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं। तो योग चूड़ामणि में कहा गया कि योगासन से समस्त रोग शरीर के समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, जीवन को समग्रता प्रदान करने का साधन क्या है। जीवन को समग्रता प्रदान करने का जो साधन है वो होता है योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से योग के प्रकार हैं, देखिए मंत्र योग, राजयोग, लय योग, ये सब योग के प्रकार हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्किन की दृष्टि से, मतलब आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ चुका है परीक्षा में आपसे बन सकता है प्रश्न। देखेंगे, प्रश्न है, शरीर की आकृति धनुष के समान बनती है किस आसन में। तो धनुष के समान, धनुरासन में जो है आकृति धनुष के समान बनती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खड़े होकर के किया जाने वाला आसन। खड़े होकर के किया जाने वाला आसन कौन सा है। ताड़ासन जो है इनमें से खड़े होकर के किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वह आसन जिससे यकृत, प्लीहा, बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथियों, मतलब ग्रंथि में लाभ होता है और पाचन क्रिया सुचारू रूप से होती है, ये कौन सा आसन होता है। वो होता है जानु शीर्षासन। जानु का मतलब होता है घुटना, शीर्ष का मतलब होता है सिर, यानी घुटना और सिर, और आसन यानी बैठ करके लेट करके आसन। तो ये जानु शीर्षासन जो होता है इससे बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि में लाभ होता है, यकृत, प्लीहा, इन सभी के रोग खत्म होते हैं, पाचन सुचारू रूप से होता है। निम्न में से शारीरिक व मानसिक थकावट दूर होती है किससे। तो विश्रामात्मक आसन, मकरासन और शवासन, इन सभी से मानसिक और शारीरिक दोनों थकावट दूर होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हठ प्रदीपिका। ये ग्रंथ है एक, और ये त्रिग्रंथों में से एक माना जाता है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका की अगर बात करें तो इस ग्रंथों की संख्या, मतलब इसमें आसनों की संख्या कितनी बताई गई है। तो इसमें मुख्य रूप से आसन जो प्राथमिक आसन है, या जो एक प्रकार से जो इस प्रश्न के हिसाब से देखें तो 15 आसन है, यानी प्राथमिक आसनों की बात कर रहा है। हठ प्रदीपिका में वैसे कुल मिलाकर के 84 आसन है। कितने आसन है भैया, 84 आसन कुल मिलाकर के हैं, जिनमें से 15 जो है प्राथमिक आसन है, ठीक है। अब वहीं पूछे आपसे घेरंड संहिता में कितने आसन है। घेरंड संहिता में कुल मिलाकर के 32 आसन है, ध्यान रखिएगा, ओके। 32 आसन है, जिनमें से 15 आसन जो हैं ये हठ प्रदीपिका से ही लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो
15 आसन जो हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं वो प्राथमिक आसन है, जिनमें से 7 आसन बैठने वाले आसन हैं और 8 आसन जो है बिना बैठने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 15 आसन है। अगला प्रश्न है, बैठकर करने वाले आसन कौन से हैं? तो बैठकर करने वाले आसनों में पद्मासन, सुखासन, बालासन, ये सब बैठ करके करे जाते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, वज्रासन किस प्रकार का आसन है? वज्रासन किस प्रकार का आसन है भैया? तो बैठ कर किया जाने वाला आसन है वज्रासन। ध्यान रखिएगा कैसे बैठ करके किया जाने वाला आसन है वज्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कमल मुद्रा में कौन सा आसन किया जाता है? कमल मुद्रा में कौन सा आसन किया जाता है भैया? पद्मासन जो है कमल मुद्रा में ही किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दिन मैं सोच रहा हूँ इसी चैनल पर आपको सारे के सारे आसन एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा आसन के नाम से। ठीक है, एक प्राणायाम में चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो आसन चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा विस्तार से मैं आपको क्या करूंगा, आसन कैसे कैसे होता है फोटो दिखा करके आपको मैं पढ़ाऊंगा। यानी कि आसन ये कैसे होता है उसकी फोटो भी आपके समक्ष आएगी, यानी उस आसन की फोटो भी आपके समक्ष आएगी, आपके समक्ष दिखाई पड़ेगी। और सारे आसनों को मैं क्लियरिफाई कर, जितने भी आसन आपके हैं खड़े बड़े सब जितने इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को आपको बता दूंगा। जब तो आपसे ये प्रश्न जो पूछा था खड़े होकर के बैठ कर किया जाने वाला आसन, ये लगभग 5 से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे जब आप उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को, क्या आपको आसन से चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि जी हाँ सर चाहिए। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम जो होता है ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाणी और स्वर में मधुरता आती है इससे। उच्च रक्तचाप जो होता है उस पर नियंत्रण होता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, पेट में जो विकार होता है उसमें कमी आती है। यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न आपके लगभग कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों ने समझा और ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन प्रश्नों को आप रट डालिएगा। ठीक है, तो मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, प्राणायाम पूरा समझा दूंगा आपको, आसन बताऊंगा, जो पूरा आसन वगैरह कैसे किया जाता है, कौन सा आसन ठीक है, योग वाला पूरा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक वीडियो आने वाली है जल्दी जिसमें आपको चित्रात्मक शैली में, जैसे मैं आपको बताऊंगा जैसे ताड़ासन है, ताड़ासन कैसे किया जाता है पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और ताड़ासन की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से किस तरीके से, मतलब इसमें जो चित्र होता है फोटो उसकी लगा करके आसानी से, चक्रासन क्या होता है, पद्मासन क्या होता है, इन सभी को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।